बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट MGMT 627, इसकी लास्ट डेट है 8। आज इसकी लास्ट डेट है, तो इसको आप काइंडली रिव्यू करके यहाँ से आप अपने वर्ड्स में लिख के सबमिट लाजमी करवा दें। आज लास्ट डेट है और रात का वेट ना करना। रात को समटाइम आपका जो LMS है वो मतलब डाउन चला जाता है, तो उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपको। इसके अंदर वो कहते हैं एवेल्यूशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसकी एवेल्यूशन वो आपसे करना चाहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इसके अंदर कहता है कि जी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना, वो कहता है कि इसका जो एनवायरनमेंट है चेंजिंग के साथ साथ इसने बहुत सारे जो है ना रेजिस्टेंस उसने फेस की हैं। उसके अंदर वो कहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज़ बीन रेजिस्टेंस फॉर द मोर देन 40 ईयर्स। मतलब वो कह रहा है कि 40 साल से ज़्यादा हो गया उसको, मतलब एग्जिस्टेंस को। हिस्टोरिकली कहता है इट वाज प्रोमोटेड इन प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये होता था सिर्फ जो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन होती थी उसी के अंदर ये चीज़ चलता था। ओनली एज इट्स ग्रोथ वाज मोर कंसर्न विद द नेसेसिटी। मतलब उन्हीं की साथ ज़्यादा जो प्रोजेक्ट को डील कर रहे थे, जो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनियाँ, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ही मतलब अच्छा समझते थे, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करवाते थे। वो कह रहा है कि फ्राम लास्ट 10 ईयर, मगर अब 10 सालों से अब जो दूसरी नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्होंने भी इसको अडाप्ट करना शुरू किया। मतलब जो स्ट्रेटेजिक आपकी फार्मूलेशन होती है या इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया उस हवाले से। उसके अंदर जो आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है वो आपके डिटरमाइन द फैक्ट्स that resist the acceptance and implementation of project management in traditional management system for a long time। कि क्या वजह थी कि जी एक लंबे अरसे तक जो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी उसको क्यों रेजिस्टेंस करती रही, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था, उसकी क्या रीज़न थी, क्यों उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया या लंबे अरसे तक क्यों वो इसको बार बार इग्नोर करते रहे, रेजिस्ट करते रहे, इसकी क्या रीज़न है। ये रीज़न से आपने कोई देनी है, ठीक है। जिसके हवाले से आप जो आपकी है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के हवाले से आप अपने हैंडआउट्स के अंदर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको चीज़ें मिल सकती हैं। आप नेट से गूगल से भी इसकी सर्चिंग कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं वो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके अंदर कहता है कि ये देखें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर था ना, तब कल्चर इस तरह का बना हुआ था। जो हमारी वहाँ पे रॉ लेबर थी या एम्प्लॉयज़ थे, वो जो काम देते थे उसी वो काम करते थे। मतलब वो मोटिवेटेड नहीं थे, इनोवेटेड नहीं थे, इनोवेशन का नहीं पता था। वो मतलब जिस तरह एक बैल काम कर रहा था वो काम करते थे, बस जो टास्क दिया गया वो टास्क उन्होंने पूरा करना होता था। मतलब अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों के बारे में, ये कल्चर ही नहीं था। बस ये था कि जो हम टारगेट है हमने वो टारगेट पूरा करना है, बस हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। एक सिस्टम बना हुआ था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये चल रहा था बस। तो वो इन चीज़ों को समझते थे कि ये पैसे का ज़िया है, वक्त का ज़िया है। फिर रजिस्टेंस है, समटाइम अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो वो जो आगे उनकी मैनेजमेंट थी, एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने रजिस्ट किया कि नहीं जी हम आप जो इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं हम ये नहीं काम कर सकते। मतलब एक जो वहाँ आज से कोई 20 साल या 40 साल या पहले की बात है, मतलब ट्रेडिशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने इस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने रेजिस्टेंस की है। मतलब अगर आपने इम्प्लीमेंट किया है जी, क्वालिटी सेटअप लेके आए हैं, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपने प्लानिंग फेज दे दिया है कि हमने ये प्लानिंग करनी है, तो अगर हमने उसके अंदर टाइम स्टडी की है, टाइम स्टडी के अंदर हमने देखा कि हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस के ऊपर 1 घंटे में 200 पीस बन रहे हैं। अगर हम इसको टाइम स्टडी पे करें तो 500 पीस पे जा प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है, रिजेक्शन डिक्रीज, मतलब जो भी आपके वो एलिमेंट थे हमने उसको सिस्टमेटिक तरीके लेके जाने की कोशिश की। मगर जो स्टाफ था, जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने रजिस्ट किया। उस रेजिस्टेंस की वजह से भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकी। ये भी एक रीज़न थी वहाँ पे। आपने अपने वर्ड्स में देना है, ठीक है। जो मेन हेडिंग्स वो आपने देखनी है, यहाँ पे डाटा कॉपी पेस्ट नहीं करना। बार बार मैं कहता हूँ, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं सर हमें नंबर कम मिले, तो आप ये लाजमी किया करें कि यहाँ से जस्ट आपने एक लेना होता आइडिया, अपने वर्ड्स में लिखा करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो वीडियो जब यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है तो बहुत ज़्यादा व्यूवर्स देख रहे होते हैं। सेम अगर हम जितने व्यूवर्स ज़्यादा इसको कॉपी करेंगे, सेम सबमिट करेंगे, तो फिर तो ऑटोमेटिकली प्लेजरिज्म आ जाएगा। तो कोशिश किया करें अपने ओन वर्ड्स के अंदर इसको लिखें। मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझें और फिर अपने वर्ड्स में लिखें।
और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर भी किया करें, ग्रुप्स में भी शेयर किया करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें अगर अभी तक नहीं किया हुआ, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा, लैक ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अब यहाँ पे फिर लैक ऑफ रिसोर्स प्लानिंग थी, रिसोर्सेज नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी, हम हैंड टू माउथ चल रहे होते थे। इन वजह से हम इनकी तरफ कभी सोच ही नहीं सके कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम भी एक चीज़ होती है, इसके ऊपर हमने काम करना। वो हैंड टू माउथ जब इंडस्ट्रीज चल रही होती थी तो फिर उनके पास जस्ट ये होता था, बड़ी मुश्किल से टारगेट अचीव कर रहे होते थे, ठीक है। तो तब भी वो इसके ऊपर जा ही नहीं सके, क्योंकि जब हम एक हैंड टू माउथ चल रहे होते, टफ टाइम बिल्कुल बर्डन ऊपर लेके चल रहे होते हैं, तो हमारी जो विजन होता है वो किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं होता। जब हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, देन फिर हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो वो अंडर बर्डन जब काम कर रहे होते हैं, अंडर लोड जब काम कर रही होती थी ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको फिर इन चीज़ों की तरफ टाइम ही नहीं मिलता था। फिर कहता है अनक्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अब जैसे हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, आपने भी पढ़ा होगा कि उसके अंदर आपका एक विजन स्टेटमेंट होती है, विजन के बाद हम मिशन में चले जाते हैं, मिशन स्टेटमेंट होती है, फिर कंपनी की अपनी एक पॉलिसीज़ होती हैं। जब हमारे पास कुछ गोल्स ही नहीं होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होंगे, देन फिर हम इसको किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने बस देखा है कि ये बिज़नेस है, इस बिज़नेस में पैसा आ रहा है, तो हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। हमने उसके बाद उस पे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। हमने जो आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उनको हमने हायर ही नहीं किया, उनसे हमने मशवरे नहीं लिए कि फर्दर। अब इसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको, नोकिया की या क्यू मोबाइल की देख ली। इनके ऊपर यह था कि इन्होंने टाइम के साथ अपने आप को मैनेज नहीं किया, प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रॉपर नहीं की। तो क्या हुआ कि एक पीक टाइम के बाद जाके इन्होंने अपने आप को एंड्रॉइड पे नहीं लेके गया नोकिया, तो उसके बाद उन्होंने मार्केट के ऊपर इस तरह वो नीचे कि अभी तक दोबारा अपनी जगह नहीं बना सका। उसकी जगह फिर क्यू मोबाइल ने ले ली थी। हम छोटे मोबाइल पहले आपने ऑलमोस्ट देखे होंगे, नोकिया यूज़ हुआ करता था। उसमें वो ये था कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी इनकी, उसको उन्होंने बाईपास किया। उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं की कि आने वाला दौर किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उस वजह से वो फिर अपने जो पोजीशन थी उन्होंने खो दी, उसकी जगह दूसरा ब्रांड उसने उसकी रिप्लेसमेंट आपकी जगह ले ली। फिर कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं। मतलब आप दो आपके ऑर्गेनाइजेशन के 2 से 3 या 4 डिपार्टमेंट हैं, उनके अंदर आपकी कम्युनिकेशन गैप्स हैं। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेट्स सपोज आप क्या एग्जांपल आपको दूं, शूज़ ही बना रहे हैं, चलें आप शूज़ की आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केट में शूज़ दे रहे हैं, मार्केट में आपकी कंप्लेन आ रही है या कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। जो मार्केटिंग वाली टीम है वो आपको उसके बारे में कम्युनिकेट ही नहीं कर रही, बताती नहीं है। क्यों नहीं बताती? कि हमारे पास एक प्लान ही था, प्लानिंग नहीं थी, हमने एक पूरा एक सिस्टमेटिक चीज़ डिज़ाइन ही नहीं की थी। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही हमने, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिज़ाइनिंग की जाती है तो उसके अंदर मुकम्मल फेजेस को देखा जाता है कि हमने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। अगर प्रॉब्लम्स आ जाए, प्रॉब्लम को हमने सबसे पहले डायग्नोस किस तरह करना है, उसकी रूट कॉज डिफाइन करनी, साथ साथ हमने रेलिवेंट जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये प्रॉब्लम आई है, अब प्रॉब्लम आ चुकी है, इसको एड्रेस किस तरह करना है, फर्दर नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर ये प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए हमने क्या काउंटर मेजर्स लेने होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ट्रेडिशनली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने इसके ऊपर कभी वर्किंग ही नहीं की थी। कर रहे थे ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें जो आ रहा है ठीक है, जो हमें मतलब नुकसान हो रहा है, जो हमें वेस्टेज आ रही है, रिजेक्शन आ रही है, उसको बियर करते जा रहे थे। मगर उन्होंने कभी सोचा नहीं है कि हम इसको रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं, इसको हम इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं, टाइम को रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं, कॉस्ट सेविंग किस तरह हम कर सकते हैं। मतलब इन एलिमेंट्स पे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। उसके बाद फिर जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ये डरती थी। इनको लगता था कि हम अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे जो भी ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है, इस पर हम इन्वेस्ट करेंगे, शायद इससे हमें फ़ायदा नहीं होगा। ऑलरेडी हम वो, मतलब उनका एक थिंकिंग थी। थिंकिंग क्यों थी? कि जो अनएजुकेटेड आपकी लीडरशिप थी, पढ़े लिखे बहुत कम मतलब तलीमी थे, और उनकी जो मेंटालिटी थी बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। वो लोग बस उनको जो है ना इनोवेशन के ऊपर या इम्प्रूवमेंट के ऊपर या टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं होता था। वो अपने आप कहते थे कि जी जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। तो वो जो एजुकेटेड लोग आए हैं जब इस फील्ड के अंदर, उन्होंने फिर इसके ऊपर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स थे उनको उनकी ब्रेन वॉशिंग की है, उनको इसका फोकस करवाया कि अभी अगर अभी हम इस पे ना गए तो हम जो एक दौड़ होती है उसके अंदर हम पीछे रह जाएंगे। दूसरा, फिर इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं ना, फंड्स हम एलोकेट करते हैं, तो मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती थी, उन्होंने कहा ठीक है जी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, मगर उनको फंड्स ही एलोकेट नहीं किया जाता था।
कोई भी आपका डिपार्टमेंट है उसके ऊपर कोई जब इन्वेस्ट करते हैं उसके कुछ अखराजात होते हैं, वो आपको बेयर करने ही पड़ते हैं। ठीक है, जिस तरह अब आईएसओ हम करवाते हैं डिफरेंट कंपनीज के अंदर। आईएसओ क्या होता है कि पूरा एक सिस्टम है। जब आईएसओ इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जो लोग उस पर वर्किंग करते हैं, ये जानते हैं, उनको पता होगा उसके ऊपर ठीक ठाक एक कॉस्ट होती है। जब सर्टिफिकेशन हमने हासिल करनी होती है, जब सर्टिफिकेट वो नहीं होता, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंप्लीट चेंज आ जाता है। इस तरह जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके कुछ ज़रूरियात होती है, हमने वो उसकी पूरी करनी होती है। जब वो पूरी हम करेंगे तो उस पर हमारी इन्वेस्टमेंट भी जाएगी। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी ट्रेडिशनली, वो इससे अवॉइड करती थी कि हमारा ये जो पैसा है शायद ज़ाया हो जाएगा, वो रिस्क लेने को तैयार ही नहीं थे। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स आप अपने जो देखें कि जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अंदर ये क्या वजह थी कि लोगों ने ये क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई, लोग पढ़े लिखे इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते गए, फिर कंपटीशन आता गया, फिर देखा कि जी कंपटीशन के अंदर जब हम दूसरी कंपनीज को देखते थे कि ये इनका ट्रेंड, जो ग्रोथ ट्रेंड, प्रॉफिट ग्रोथ है या इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्या इनकी स्ट्रेटजी क्या है, किस बेस पे ये अब इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। हमने उनको फिर कॉपी करना शुरू कर दिया, फिर हमें समझ आना शुरू हो गई। ठीक है, वक्त के साथ साथ फिर चीज़ें इम्प्रूव हो गई। जो आपका सुपरवाइज़र का था क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन यही था कि आपने बताना है कि जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्यों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। जो मैंने ये 7-8 पॉइंट बताए हैं, इसी को आप अपने वर्ड्स में लिख दें। इंशाल्लाह ये 5 नंबर की जीडीबी है, इसमें लिमिटेड उन्होंने आपसे कहा हुआ कि वर्ड्स के अंदर आपने जो आंसर देना है। तो आप एक जब भी कोई जीडीबी का आंसर देते हैं तो आप कोशिश करें समराइज़ कर लिया करें। बिल्कुल स्मॉल जो आपका आंसर होना चाहिए, लॉजिकल और स्मॉल पॉइंट्स के अंदर आपका होना चाहिए। डिटेल ज़्यादा बड़ी ना करें। असाइनमेंट में तो कर सकते हैं, मगर जीडीबी में कोशिश किया करें बिल्कुल स्मॉल आपका और जो टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।